जादुई प्याज। दिवाली का दिन था और चंदन अपने खेत में प्याज बो रहा था। सब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और आप प्याज के बीज बो रहे हो। बाजार जाकर चीकू के लिए कुछ मिठाई ही लेकर आ जाओ। हाँ हाँ, ले आता हूँ। पहले ये काम तो कर लूं। तुम्हें तो पता है, मेरी अम्मा हमेशा से कहती थी कि दिवाली के दिन प्याज के बीज बोने से प्याज बहुत अच्छे तैयार होते हैं, क्योंकि ये समय प्याज के बीज उगाने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। अगर इस बार ये प्याज के बीज अच्छे हो गए तो इसी से पूरे खेत में प्याज लगा पाएंगे और इस बार हम घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। वो दोनों बीज बोकर उन्हें अच्छे से पानी से सींचते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दी भी बहुत बढ़ जाती है। मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना प्याज के बीजों को घास से ढक दूं। नहीं तो ठंड में कोहरा पड़ने से हमारे उगे हुए प्याज सूख सकते हैं। चंदन की पत्नी नीतू भी उसकी बात से सहमत हो जाती है और दोनों अपने खेतों में जाते हैं और जो प्याज के छोटे छोटे पौधे थे वो उन्हें घास से ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद रात का समय था। सब अपने घरों में सोए हुए थे। तभी जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। अरे, इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे होंगे? कहीं आवारा जानवर तो खेत में नहीं घुस आए? चंदन जल्दी से उठकर अपने खेतों में जाता है। चंदन देखता है कि उसके खेत में जो घास थी वो एक जगह से उठी थी। चंदन जैसे ही थोड़ी और घास उठाता है तो उसे वहां पर एक चमकने वाला मुकुट जैसा कुछ दिखाई देता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? चंदन उसे उठाता है और देखता है। तभी वहां एक जिन्न प्रकट होता है। चंदन जिन्न को देखकर डर जाता है। अरे, कौन हो तुम? मैं जिन्न हूँ और मेरा मुकुट तुम्हारे हाथ में है, जो भागते समय इस खेत में गिर गया था। और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? मेरे खेतों में आवारा जानवर आते हैं। तुम मेरे खेतों का ध्यान रखो, कोई भी जानवर इस खेत में ना आए। ऐसा कहकर चंदन उस चमकती चीज को साथ लेकर अपने घर चला आता है और उसे अपने घर में पड़े एक संदूक में छुपा देता है। इधर जैसे ही आवारा जानवर और नीलगाय का झुंड खेतों में आता है तो जिन्न सबको वहां से भगा देता है और ऐसे ही पूरी रात बीत गई थी। अगली सुबह जिन्न चंदन के घर आ जाता है। अरे, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब कोई भी जानवर खेतों में नहीं आ रहे हैं। तुम मुझे कोई और काम बताओ। आप अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो जी? अरे, तुम्हें क्या ये इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं दे रहा? नींद में हो क्या? यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो, क्योंकि तुमने मेरा मुकुट अपने हाथ में लिया था। मुझे हर कोई नहीं देख सकता। मैं मजाक कर रहा था भाग्यवान। आज तुम्हारी काम से छुट्टी है। अब सारा काम मैं देखूंगा। चलो चलो मेरे साथ जिन्न, आज खाना बनाते हैं। चंदन जिन्न के साथ रसोई घर में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। पता नहीं दरवाजा बंद करके रसोई घर में क्या कर रहे हैं। आज तक तो इन्होंने कभी चाय तक नहीं बनाई और आज खाना बना रहे हैं। इधर जिन्न तरह तरह के खाने बनाने लगता है और कुछ ही घंटों में मिठाई और अच्छे अच्छे व्यंजन वो बना देता है। मुझे जल्दी और काम बताओ। जाओ, मेरा सारा खेत जोत दो। उसके बाद जो प्याज के बीज तैयार हुए हैं उन्हें सारे खेतों में लगाना है। चंदन के ऐसा कहते ही जिन्न खेत में चला जाता है। दरवाजा खुलते ही चंदन की पत्नी किचन में जाती है और वो वहाँ तरह तरह का खाना और व्यंजन देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये सब आपने कैसे बना दिया? तुम दोनों बस अब खाना खाओ। और वो तीनों खाना खाने लगते हैं। वाह पिताजी, इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया और ये मिठाई तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में जिन्न सारा खेत जोत देता है और प्याज के तैयार बीजों को भी वो पूरे खेतों में बो देता है। अब बताओ, मैं और क्या काम करूं? अब तुम ऐसा करो, सारे प्याज के पौधों को पानी डाल दो।
जिन्न खेतों में पानी डालना शुरू कर देता है। चंदन भी अब बहुत खुश था। उसका सारा काम अब बड़ी आसानी से हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन्न द्वारा लगाए प्याज कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। गांव के लोग भी चंदन के खेतों को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। इस बार चंदन ने अपने खेतों में न जाने कौन से जादुई प्याज लगाए हैं। मैंने इतने बड़े बड़े प्याज तो कभी नहीं देखे। अरे मैंने तो सुना है कि चंदन को किसी ने भी खेतों में काम करते नहीं देखा, फिर भी उसका काम न जाने कैसे हो जाता है, जैसे कोई भूत हो जो उसका सारा काम कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या जाने क्या बात है, बस उसे तो जादुई प्याज मिल गए हैं। ऐसे सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे और पूरे गांव में चंदन के खेत में लगे जादुई प्याज की बातें होने लगी थी। इधर जिन्न भी चंदन के वो सब काम करता था और रात को जानवरों से खेतों की सुरक्षा भी करता था। एक दिन चंदन की पत्नी घर में संदूक में अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी और वो चमकते हुए मुकुट को देखती है। अरे ये क्या है और ये यहाँ कैसे आया? इधर जिन्न प्याज को मंडी बेचने के लिए बांध रहा था और चंदन उसे काम करते हुए देख रहा था। तभी अचानक जिन्न घर की तरफ भागने लगता है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। जिन्न बिना चंदन की बातें सुने घर की तरफ जा रहा था। चंदन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ये ऐसे क्यों भाग रहा है? कहीं नीतू ने उसका मुकुट तो नहीं निकाल लिया? मुझे उसको बता देना चाहिए था। ये सोचते हुए चंदन जिन्न के पीछे पीछे भाग रहा था। नीतू उस मुकुट को लेकर कमरे से बाहर आती है। तभी अचानक से उसके सामने जिन्न आ जाता है। मुझे क्या काम करना है, जल्दी बताओ। नीतू जिन्न को देखकर डर जाती है और डरते हुए मुकुट नीचे फेंक देती है। तभी वहां चंदन आ जाता है। नीतू इसे कुछ मत देना। इधर जिन्न मुकुट को नीचे पड़ा देखता है तो वो उसे जल्दी से उठा लेता है और अपने सर पर लगाकर वहां से गायब हो जाता है। इधर चंदन अपना सर पकड़ लेता है। ये सब क्या था? कौन था वो जी? और वो अचानक कहाँ गायब हो गया? उसके बाद चंदन अपनी पत्नी नीतू को सारी बात बताता है। क्या मतलब? इतने दिनों से हमारे खेतों में वो जिन्न सारा काम कर रहा था? हाँ, जब से वो आया था तब से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। मेरी प्याज की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई थी। जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। आखिर वैसे भी हम कब तक उस बेचारे को अपना गुलाम बनाकर रखते? कह तो तुम सही रही हो, जब वो नहीं था तब भी तो हम अपना काम खुद ही कर रहे थे। उसके बाद चंदन फिर से खेतों में जाता है और जो प्याज खेत से निकाले थे उन्हें बेचने के लिए सब्जी मंडी जाता है। अरे वाह, क्या प्याज है! ऐसे प्याज तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम मुझे अपने सारे प्याज बेचना, मैं तुम्हें इनका सबसे अच्छा दाम दूंगा। चंदन खुशी खुशी प्याज उसे बेचता है और उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। ये रखो, आज के पूरे 20,000 रुपए आए हैं। अब ऐसे ही हर रोज चंदन प्याज लेकर बाजार जाता और उन्हें मंडी में बेच देता। इस बार उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए थे। कुछ भी हो, उस जिन्न ने ना इस बार हमें जादुई प्याज दिए हैं। ऐसे प्याज हम तो क्या आज तक कोई भी नहीं उगा पाया होगा। सही कह रही हो तुम। ये प्याज कोई साधारण प्याज नहीं बल्कि कोई जादुई प्याज ही है। पिंकी और राहुल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन पिंकी राहुल से कहती है, राहुल, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं। इससे पहले कि मेरे माता पिता मुझे कहीं और भेज दें शादी कराकर, तुम मेरे माता पिता से बात करो। पिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे पिताजी से बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं एक गरीब। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे मायके में मिल रहे हैं।
मुझे तुम्हारे साथ में जो सुख मिलता है वो मुझे लग्जरी गाड़ी में नहीं मिलता राहुल। अगर तुमने मेरी शादी की बात मेरे पिताजी से नहीं की तो मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हो सकती। पिंकी की ऐसी बात सुनकर राहुल उसके घर रिश्ते के लिए जाता है। मिस्टर शर्मा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? मेरी बेटी कितने नाजों से पली है और तुम एक बस ड्राइवर के बेटे। पिंकी के पिता दोनों की शादी के लिए मानने को राजी नहीं थे, पर पिंकी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो पिंकी की शादी राहुल से कराने के लिए मान गए। पर उन्होंने ये शर्त रखी कि पिंकी कभी भी उनके घर वापस नहीं आएगी। पिंकी ये शर्त मानकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। शादी करके पिंकी राहुल की एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचती है जो एक कस्बे में होती है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली पिंकी, पर मैं तुम्हें वो ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा। मैं इस झोपड़ी में अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। मेरे लिए झोपड़ी भी महल है राहुल, अगर तुम मेरे साथ हो तो। राहुल पिंकी रात को सो जाते हैं। तब राहुल की माँ दरवाजा पीटते हुए कहती है, राहुल, ओ राहुल, सुबह के 4 बजे हैं, खेतों पर जाना है नहीं तो उजाला हो जाएगा। क्या हुआ राहुल, माँ इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? दरअसल बात यह है कि पिंकी, हमारे घर में बाथरूम नहीं है। हमें हल्का होने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। यहाँ पास ही जंगल है, वहाँ पर तुम हल्की हो आओ। पर खुले में शौच कौन जाता है भला? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है पिंकी। अरे ओ महारानी, उठी या नहीं? ये तेरा मायका नहीं है जहाँ पर स्टैंडर्ड बाथरूम हो। तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। अगर उजाला हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। पर अभी तो 4 ही बजे हैं माँ जी। उसके बाद मर्दों का जाना शुरू हो जाएगा पिंकी। पिंकी बाहर जाने से साफ मना कर देती है, परंतु कुछ समय बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो उदास होकर एक कोने में बैठी होती है। तभी शकुंतला आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान होकर क्यों बैठी हो? माँ जी, मुझे शौच जाना है। मैंने तो तुझसे सुबह ही कहा था, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? अब तो सारे मर्द खेतों में काम कर रहे होंगे, अब वहां जाना ठीक नहीं है। पर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा माँ जी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल एक काम करती हूँ, लाला जी के घर में शौचालय बना हुआ है, वहां पर तुझे लेकर चलती हूँ। पिंकी लंबा घूंघट करके शकुंतला के साथ लाला जी के घर पहुंच जाती है। शकुंतला लाला जी की बहू से कहती है, अरे ओ ठकुराइन, हमारी नई नई बहू आई है, अमीर घर की है, इसे यहाँ के कायदे कानून नहीं पता है, हमारे बेटे की पसंद की है, इसको शौच जाना है, जरा अपना शौचालय दिखा दो इसको। ये तो तुम्हारे मर्द के मालिक की बेटी है, कहाँ आकर फंस गई बेटा तू यहाँ पर तुझे शौच नहीं मिलेगा, ये लोग तो बहुत गरीब हैं। आंटी, बातें बाद में कर लेना, पहले मुझे शौच दिखा दो, मुझे बहुत जोर से लगी है। ठीक है, चली जा। पिंकी अब हल्की होकर आ जाती है तो ठकुराइन उसको सुनाना शुरू करती है, देखो तुम पहले अमीर घर की थी, अब तुम गरीब घर की बहू हो, तुम्हें सुबह उठकर शौच जाना होगा, नहीं तो मैं दोबारा से अपना शौचालय इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। पता है कितना महंगा शौचालय बनवाया है मैंने? आज का देख लो ठकुराइन, मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ पे दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। तेरी वजह से मुझे आज ठकुराइन से सुनना पड़ा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। अगली सुबह पिंकी जल्दी उठ जाती है, पर रात से जोरों की बारिश हो रही होती है। जैसे तैसे वो खेतों में शौच के लिए जाती है, पर वहां उसे एक सांप दिख जाता है और वो वहां से भाग खड़ी होती है और घर आकर शकुंतला से कहती है, वहां तो सांप था माँ। बारिश के समय ऐसे छोटे मोटे सांप तो निकलते रहते हैं। मैं खेतों में नहीं जाऊंगी, पर मुझे बहुत जोर से लगी है माँ जी। शकुंतला को मजबूर होकर फिर से ठकुराइन के घर में पिंकी को शौच करवाने जाना पड़ता है।
जहाँ पर ठकुराइन उसको बहुत लताड़ती है। जब दोनों सास बहू घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं, तब पिंकी की नजर एक खोखले पेड़ पर पड़ती है और वो वहाँ रुक जाती है। अब रुक क्यों गई? तेरा हो गया, पर मुझे तो घर पर बहुत काम है। आप अपने घर में शौच नहीं बनवा सकती तो क्या हुआ, हम बाहर ही शौच बना लेते हैं, जिससे ना आपको दिक्कत होगी और ना मुझे दिक्कत होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर या घर में कहीं भी शौच बना सकूं। ये सब तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद पिंकी राहुल को अपने साथ लेकर आती है और उस खोखले पेड़ को दिखाती है। राहुल की सहायता से वो उस खोखले पेड़ में शौचालय बना देती है। उसकी सास भी ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पेड़ एक अच्छा शौचालय बन सकता है। इस पेड़ में शौच जाने से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ना ही किसी की बुरी नजरें तुम पर पड़ेगी और ना ही तुम्हें किसी समय शौच जाने के लिए सोचना पड़ेगा। मैं अपनी सुविधा के लिए आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। जैसे आप हो वैसे ही मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, मगर गंदगी को घर में लाना अच्छी बात नहीं। गंदगी को घर से बाहर ही रखना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो। हम तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं हैं, ना ही हमें इतना दिमाग है, इसलिए हम इस खोखले पेड़ का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। धीरे धीरे सब चीजें बदल जाएंगी पिंकी, तुम मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, पर तुम्हें सारी सुविधा देने की कोशिश करूंगा। मैं और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा जिससे तुम्हारे लिए एक शौचालय बनवा सकूं। तब तक हम इस पेड़ के शौचालय में ही काम चला लेंगे। पिंकी और शकुंतला दोनों हंस पड़ती हैं। अब दोनों को किसी समय का इंतजार नहीं करना पड़ता था। दोनों बेफिक्र होकर शौच जा सकती थी। ये गरीब बहू का शौचालय था। उनके इस दिमाग को देखकर ठकुराइन को भी जलन होती है और वो उस पेड़ को काटने की कोशिश करती है, पर जब वो आरी लेकर उसे काट रही होती है तो उस गांव का सरपंच उसे देख लेता है और उस पर भारी जुर्माना लगा देता है, जिसकी वजह से पेड़ का शौचालय सुरक्षित